नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। एक बात में कोई संदेह नहीं है, मेरे हिसाब से कोई डिबेट भी नहीं है कि अगर आप यूपीए 2 के अपने समय को देखें, अपने कार्यकाल को देखें, तो पिछले कुछ दिनों में सरकार ने जिस रफ्तार से फैसले लिए हैं, सियासी तौर पर बहुत सारे लोग मानते हैं, सरकार के एक मंत्री गुलाम नबी आजाद साहब भी इसको ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ममता बनर्जी के जाने के बाद से तमाम फैसले जो सरकार लेना चाहती थी उसके लिए लेना आसान हो गया। और ऐसा नहीं कि उसने फैसले लिए, अब वो ना सिर्फ फैसले ले रही है, वो लगातार इस बात को कन्वे कर रही है कि ये उसकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हम जिस मसले पर आज चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि आखिरकार एक ऐसी सरकार और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिर चुका था, जिनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे थे, उनकी सरकार के इतनी रफ्तार से लिए जाने वाले इन डिसीजन से आखिरकार कांग्रेस को या सरकार की इमेज को या सरकार की धारणा जो आम जनता के मन में है उसको क्या फायदा मिलेगा, ये है हमारा आज का मुद्दा। और मैं आपको बताऊंगा, मिलाता हूं अपने आज के पैनल से, बहुत हाई पावर्ड पैनल मुझे यहां पर नजर आ रहा है। मेरे साथ गौतम लाहिरी साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं, प्रतिनिधि बंगाल के। गौतम लाहिरी ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते आए हैं, एलाइज का फैक्टर अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए। अभय कुमार दुबे साहब मौजूद हैं जो सीएसडीएस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मुलायम सिंह यादव के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि वो जब जरूरत होती है तो सरकार के साथ होते हैं, जब जरूरत होती है तो सरकार के खिलाफ भी होते हैं। अतुल कुमार अंजान लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रवीण झा एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, और सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब कांग्रेस के नेता, आप सभी जानते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि सबसे ज्यादा सवाल आप ही के लिए होंगे सत्यव्रत जी। पॉइंट बहुत सीधा सा है कि इतनी स्पीड से किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उम्मीद भी नहीं की थी कि सरकार ये फैसले लेना शुरू करेगी। अगर आप कायदे से समय अंतराल का कैलकुलेशन कीजिए तो मुश्किल से 15 दिनों से 3 हफ्ते के बीच में ये एक टर्न अराउंड है। अभय कुमार दुबे, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुश टू द वॉल एक अंग्रेजी का फ्रेज है, तो मनमोहन सिंह उस परिस्थिति में आ गए थे, उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। देखिए, कांग्रेस बहुत दिनों से एक मास्टर स्ट्रोक की तलाश में थी। हाँ, तो अब कांग्रेसियों को कम से कम यकीन है, दूसरों को यकीन हो या ना हो, कि उन्हें उनका ब्रह्मास्त्र मिल गया है। और उनका ब्रह्मास्त्र ये है कि कोशिश करके किसी तरीके से 5-6 महीने के अंदर जो ग्रोथ रेट है उसको 7.5-8% कर दिया जाए। ठीक है। और उस प्रक्रिया में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होंगी, बड़े पैमाने पर चौतरफा। लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे भी बढ़ेंगे, कुछ रोजगार में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी, और उसके साथ साथ एक अदृश्य किस्म की चीज पैदा होगी जिसको कि उम्मीद कहते हैं। बड़े पैमाने पर जिनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा वो भी सोचेंगे हमारी जेब में पैसा आने वाला है। तो थ्योरी इसके पीछे ये है कि जब उम्मीद पैदा होती है, आर्थिक गतिविधियों के कारण उम्मीद पैदा होती है, तो लोग थोड़ी देर के लिए अपने असंतोष जो होते हैं उनको स्थगित कर देते हैं, और उससे सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो आप बता रहे हैं उसका ग्राफ नीचे जा रहा था, वो थोड़ा सा थम जाएगा। उसके बाद जो जमीन बनेगी, उस जमीन के ऊपर सरकार अगर मेरे साथ एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने कहा ये मार्केट हैप्पी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ये आपका कमेंट है। मैंने कहा मैं बिल्कुल इस बात से स्टिक करता हूं कि मार्केट हैप्पी, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा, मार्केट हैप्पीनेस भी होगी उसमें। हाँ। मार्केट हैप्पी इकोनॉमी भी बनाना चाहते हैं। हाँ। उसके साथ साथ देखा जाता है इसके पीछे कई दूसरे तमाम डिस्कोर्स हैं, जैसे कि 2009 में आप कैसे जीते चुनाव, नरेगा की वजह से जीत गए। लेकिन हमारी लोकनीति का एक सर्वे बताता है कि 40% गांव के जो गरीब थे वो नरेगा के बारे में जानते तक नहीं थे। ठीक है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में जो लोगों को, दलितों को नगद पैसा ट्रांसफर करने की स्कीम बनाई थी, एक सर्वे बताता है कि 50% दलितों को उस स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है। तो ये मानना कि आर्थिक कदमों से और आर्थिक नीतियों से सीधे सीधे वोट बनते हैं, तो ये तो मानना बहुत यही मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट। मैं प्रवीण झा को लाऊंगा, उसके बाद में अतुल कुमार अंजान, गौरव भाटिया और सत्यव्रत जी के पास। प्रवीण, इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई डिबेट नहीं है, जिसमें मैंने कहा कि इतनी रफ्तार से फैसले शायद यूपीए 2 के समय अंतराल में कभी नहीं लिए गए होंगे, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा, इसका आखिरकार असर क्या होगा? देखिए, एक गैम्बल है, एक तरीके का, एक तरह का जुआ है। जैसा आपने कहा कि वो मार्केट हैप्पी वाली बात, तो
पूरी सोची समझी एक तरह से इनकी कोशिश है कि इनको तो हम जो है एक खुशनुमा माहौल इनके लिए, बाजार के लिए जो है बनाने का प्रयास करें और उस पर बैंक कर रहे हैं। उसके साथ साथ बैंक कर रहे हैं कि जो अर्बन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है कि शायद उनका सपोर्ट मिल जाए। लेकिन वही पॉइंट है ना कि अर्बन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये गैस सिलेंडर की सीलिंग का क्या भूल जाएगा इस तरह के फैसलों नहीं भूलेगा, से? लेकिन ये 5 रुपए डीजल की वृद्धि को तौर क्या भूल जाएगा इन फैसलों नहीं, से? नहीं, बिल्कुल। उसमें खास करके जो डीजल और एलपीजी वाला जो मुद्दा है, जी। इससे तो व्यापक असंतोष है। लेकिन और जो कुछ नीतियां हैं, और इनको लग रहा है कि भाई इस पे कुछ रोल बैक कर देंगे, 6 को 9 कर देंगे, 9 को शायद 12 भी कर दें। डीजल प्राइसेस पे शायद रोल बैक नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो बात की बात है। लेकिन ये एक सोची समझी, समझिए कि योजना है, रणनीति है, गैम्बल है, जिसमें कि उनको लग रहा है कि ठीक है ये जो कुछ कड़े कदम है बजट तक रोहित, जो आप ये भी करना कह रहे है कि रणनीति है, साथ में आप ये भी कह रहे कि गैम्बल है, साथ में भी गौतम नायरी, अब जो आप एलाइज की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते आए, इतना आसान नहीं। उसके बाद मैं आऊंगा गौरव भाटिया के पास। आप अभी तक बहुत स्पष्ट है जो फैसले, और जो मेरे हिसाब से सही, उसमें कुछ गलत नहीं, जो फैसले आप भारत की सरकार की कैबिनेट में ले सकते हैं वो आप ले रहे हैं। उसके बाद आप स्टेप 2 में उन परिस्थितियों में आएंगे, उन फैसलों को उजागर करने के लिए जिसकी आपको संसद के मोहर की, संसद के रैटिफिकेशन की जरूरत होगी। लेकिन ये फैसलों में आपको लगता है एलाइज अभी भी फैक्टर है, या अब जो आपके साथ है उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है? देखिए ममता, इसमें जो फैसला हुआ है सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इसमें कोई पार्लियामेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम ऐसे तो नहीं दिखाई देता है एग्जीक्यूटिव डिसीजन के ऊपर। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर सोचिए कि कोई एडजर्नमेंट मोशन आता है, दूसरा तरीका कोई मोशन, सेंसर मोशन। नहीं, मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्योंकि ये एकदम से जो रफ्तार बदली, पहले एफडीआई के डिसीजन आए, ममता बनर्जी ने एक स्टैंड लिया, सरकार छोड़ी, उसके बाद से जैसे कहते हैं कि वाकई पुश कर दिया सरकार ने और बोला कि ये 3-4 फैसले तुरंत लेने हैं। ना सिर्फ ये गौतम, आप और हम जानते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि क्या फैसले आगे लेने वाले, वो भी खबरों के जरिए लगातार अखबारों में आने लगा और वो फैसले भी होने लगे। नहीं, ये तो इन लोगों ने शायद पॉलिटिकली तय कर दिया था कि अगर एलाइज जो है ममता बनर्जी खास तौर पे, बाकी एलाइज के लिए शायद उतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वो विरोध करेंगे लेकिन समर्थन वापसी तक नहीं जाएंगे। तो ममता बनर्जी क्या करेंगे, पहले रणनीति इन लोगों ने बना लिया था, तो पता ही था कि ममता बनर्जी यही करेंगे, क्योंकि 3 दिन ममता बनर्जी पहले टाइम दिया, उसके बाद 3 दिन टाइम दिया, फिर भी कोई संपर्क नहीं हुआ। इसे लगता है कि कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल डिसीजन ले चुके थे बहुत पहले ही, डिसीजन लागू करने के पहले ही, कि ममता बनर्जी का हमें जरूरत नहीं है, ताकि बाकी एलाइज हमारे साथ है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.